नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है चल संपत्ति से संबंधित विवादों के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत जो धारा 7 और 8 के प्रावधान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धारा 7 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत जो व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति अर्थात ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति ना हो, चल संपत्ति के संबंध में जो कि कब्जे का हकदार हो, वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित तरीके से उसका कब्जा प्राप्त कर सकता है। इसके संबंध में और आगे स्पष्टीकरण बताए गए हैं, जिसके मुताबिक न्यासी कब्जे के लिए वाद ला सकेगा जिसमें कि फायदाप्रद हित का वह हकदार हो, जिसके लिए वह न्यासी है। स्पष्टीकरण 2, जंगम संपत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या स्थायी अधिकार इस धारा के वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त है। जहां पर व्यक्ति से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जो वाद लाने के लिए सक्षम हो। इस अधिनियम में व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 कोष्टक में 39 के अनुसार कंपनी, समूह, व्यक्तियों का समूह, नियमित संगठन इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि चल संपत्ति का कोई कब्जा दोषपूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर लेता है तो वास्तविक जो व्यक्ति कब्जा पाने का पात्र है, इस अधिनियम के तहत संपत्ति का कब्जा वापस लेने के लिए वह व्यवहारवाद ला सकता है। यह बात स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति का कब्जा कपट से, बलपूर्वक या अवैध संविदा के तहत ही दूसरे की संपत्ति ले सकता है, या कोई ऐसे वाद से लेता है जो कि अवैधानिक हो और शून्य हो, तो वास्तविक कब्जेदार व्यक्ति उससे कब्जा वापस ले सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई मोटरसाइकिल का स्वामी आ है, उसकी मोटरसाइकिल बाद चुरा कर ले जाता है और सा को गिरवी रख देता है, तो वास्तविक स्वामी जिसके पास मोटरसाइकिल गिरवी रखी है उससे वापस ले सकता है, और वापस नहीं करता तो वह केस लगा सकता है। चल संपत्ति के दावों के संबंध में परिसीमा अधिनियम के तहत 3 वर्ष की परिसीमा के अंदर ही केस लाया जाना जरूरी है। अब यहाँ पे बात आई है न्यास के संबंध में, तो जहाँ लोक न्यास की बात आती है तो वो पंजीकृत होना चाहिए, और जब दावा लाया जाता है तो सभी न्यासियों की तरह या उनकी तरफ से सहमति से जिसको नियुक्त किया जाए उसकी तरफ से केस लाया जाएगा। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं और अन्य अधिनियम में भी जो व्यवस्थाएं दी रहती हैं वो भी लागू होती है। जैसे सिविल के तहत आदेश 2 नियम 2 के तहत जहां कोई व्यक्ति किसी मामले में कोई दावा लाता है और उस दावे के संबंध में वो किसी भाग को छोड़ देता है जो उसे उसी दावे में लाना चाहिए था, तो जो अधिकार वो छोड़ देता है तो फिर वो उसके लिए बाद में दावा नहीं ला सकता। जैसे किसी बेनामे को शून्य करने के लिए या किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध बेनामे के तहत उसकी कोई या अवैध विक्रय के तहत उसकी कोई चल संपत्ति प्राप्त कर लेता है, उसके खिलाफ केस लाता है, तो वो सिर्फ संपत्ति के मालिक के लिए केस लाता है, तो फिर वह उसके कब्जे के लिए अलग से केस नहीं लगा सकेगा।
उसे उसी दावे में उसके कब्जे के लिए भी केस लगाना जरूरी है। आदेश 2 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता। अब अपन चर्चा करते हैं धारा 8 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की। इस प्रावधान के तहत जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं, उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवस्थित कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व होगा। इस संबंध में निम्नलिखित दशाओं में किसी भी स्थिति में विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए उसे विवश किया जा सकेगा। नंबर 1, दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासों के रूप में धारित की गई हो। दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिफल वादी को यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अविनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो। दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास सदोषता अंतरित कराया गया हो। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात यह है कि कोई ऐसी चल संपत्ति जिसका धन में मूल्य नहीं आंका जा सकता, यह प्रावधान उसके लिए है। धारा 7 और 8 में चल संपत्ति के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं कि वास्तव में कौन उसका कब्जाधारी होगा और किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से उसका कब्जा लिया है तो वास्तविक स्वामी को वो कब्जा देने के लिए बाध्य होता है। तो धारा 8 के संबंध में जो प्रावधान है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है कि धारा 8 के तहत कोई भी प्रकरण किसी संपत्ति के वास्तविक स्वामी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति धारा 8 के तहत वाद ला रहा है वो वास्तविक उसका कब्जाधारी होना चाहिए और जब वह वाद ला रहा है तो प्रतिवादी के पास उस संपत्ति का कब्जा होना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 10 में चल संपत्ति या उसके मूल्य के लिए प्रावधान है, जबकि धारा 8 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सिर्फ चल संपत्ति के लिए ही प्रावधान है। धारा 7 और 8 के प्रावधानों में कुछ विशिष्ट अंतर है। धारा 7 के अंतर्गत कब्जे के आधार पर वस्तु के मालिक के विरुद्ध भी वाद का अधिकार होता है, किंतु धारा 8 में वस्तु के मालिक के खिलाफ किसी किस्म का वाद लाने का अधिकार नहीं होता है। धारा 7 में संपत्ति के मूल्य बाबत भी वाद का निर्णय होता है, किंतु धारा 8 में मात्र संपत्ति के संबंध में ही उसकी वापसी के लिए मामला रहता है। इस प्रकार जैसे कोई हस्तलिखित पत्र हो, कोई विशेष व्यक्ति द्वारा बनाए गए चित्र हो, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष किस्म की बनाई गई मूर्ति हो या किसी विशेष व्यक्ति के परिवार की कोई ज्वेलरी हो, इस तरीके के उदाहरण इस मामले में बताए गए हैं। जैसा स्पष्ट विदित है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में जो भी प्रावधान है वो सिविल प्रक्रिया के तहत ही लागू होते हैं। आज विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 7 और 8 के संबंध में चर्चा की गई है। धारा 7 और 8 के तहत जो डिग्री होती हैं उनका एग्जीक्यूशन सिविल प्रक्रिया संहिता में बताए प्रावधानों के तहत ही होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक पूर्ण प्रक्रियात्मक विधि है। तो जो भी व्यक्ति के अधिकार उपचार की बात आती है तो न्यायालय उन पर विचार करता है और तदनुसार विधि अनुसार उनका निर्णय करता है। तो आज की चर्चा से विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 7 और 8 में वर्णितानुसार चल संपत्ति के संबंध में जो कि विवाद हो तो
कौन व्यक्ति उसके कब्जे का हकदार होगा या किसी व्यक्ति की चल संपत्ति जिसका वास्तविक जो स्वामी है और वो अन्य किसी व्यक्ति के पास है, तो वो उससे वापस पाने का उसका कब्जा अधिकारी होता है। महत्वपूर्ण बात इतनी है। और इतनी चर्चा के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा करिए, उसका निदान किया जाएगा। नमस्कार।